एंजियोस्पर्म के अंदर सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। हमें सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोल सकते हैं। तो सीड का फॉर्मेशन फ्रूट के अंदर होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ओव्यूल जो है सीड में चेंज हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरी की वॉल जो होती है वो डिफरेंट फ्रूट के वॉल्स के लेयर को बनाती है। सीड जो होता है, सीड के अंदर सबसे बाहर सीड कोट होता है, उसके बाद एंडोस्पर्म और फिर कार्टिलेडॉन्स होते हैं। बहुत सारे सीड्स में कार्टिलेडॉन्स जो होते हैं वो सॉलिन होते हैं, थिक होते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व का स्टोरेज करते हैं, इसके वजह से वो थिक होते हैं, जैसा कि लेग्यूम्स में देखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सीड एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं या नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या है? जिनके अंदर कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं है, तब हम ऐसे कंडीशन को बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस, क्योंकि इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो कंज्यूम हो चुका होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि पी और ग्राउंडनट में हम देखते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एंड नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय पे अगर पूरा सीड का एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है तो ऐसे सीड को हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, और इसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता, कुछ बचा हुआ रहता है, जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं। इसमें एंडोस्पर्म भी है और इधर सीड का जो है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है इसके अंदर, और इसमें ऊपर की तरफ प्लूम्यूल है, नीचे की तरफ रेटिकल है, जो आगे चल के स्टेम और रूट में डेवलप होता है। और जैसा कि हमने अभी मोनोकाट के बारे में डिस्कस किया था, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सीड हैं जिनमें एंडोस्पर्म है, तो ऐसे सीड को हम लोग बोलेंगे कि ये एल्ब्यूमिनस है। एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म का पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ रहता है। सम सीड्स जैसे कि ब्लैक पेपर है या बीट है, इसमें कभी कभी न्यूक्लियस के रेमनेंट भी रहते हैं, न्यूक्लियस का थोड़ा सा पार्ट रह जाता है, परसिस्ट करता है। ऐसे स्ट्रक्चर को जो कि न्यूक्लियस से बनता है, इसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस अगर इस तरह से लगा हुआ है किसी सीड के ऊपर, उसका पार्ट लगा हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं, उस पार्ट को पेरिस्पर्म बोलते हैं। ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स जितने भी होते हैं वो टफ हो जाते हैं, और टफ होकर के प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाते हैं। तो प्रोटेक्टिव सीड कोट, जैसा कि आप देखा यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव सीड कोट है, तो इसका सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो ओव्यूल्स के इंटेगुमेंट्स होते हैं वही सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो माइक्रोपाइल होती है जिससे पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, वही पॉलन ट्यूब की एंट्री वाला माइक्रोपाइल जो है बाद में सीड कोट के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, जो कि स्मॉल पोर फॉर्मेशन करता है। यानी सीड के अंदर एक जो पोर होता है वो एक्चुअल में ओव्यूल का माइक्रोपाइल ही होता है, या आप जैसा देखें जहाँ जिससे कि एंट्री होती है उसके अंदर पॉलन ट्यूब की। और इसी माइक्रोपाइल से ही एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन के टाइम पे इन्हीं माइक्रोपाइल के थ्रू ही वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होती है। सीड जैसे मैच्योर होने के बाद, जब एक फुल्ली मैच्योर सीड है तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है और सीड रिटेली ड्राई हो जाता है, 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर बाय मास है। तो जो उसके अंदर एक सीड के फुल्ली मैच्योर होने के बाद उसमें वाटर कंटेंट शुरुआत में जितना होता है उसका 10 to 15% ही बचता है, और इसी वजह से इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन होती है। तो ऐसी स्थिति को जबकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, तो ऐसी स्टेज को ही हम डॉर्मेंसी बोलते हैं या डॉर्मेंट स्टेज बोलते हैं। और इस डॉर्मेंट स्टेज में सीड लंबे समय के लिए पड़ा रह सकता है। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मीन्स मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, तब वो जर्मिनेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि खेती करते समय सीड जब सॉइल के अंदर डाला जाता है उसके बाद उसमें थोड़ा वाटर डालते हैं, और सीड डालने से पहले थोड़ी सी जुताई करते हैं ताकि जो उस मिट्टी का प्रॉपर एरेशन हो सके। तो उसमें सीड डालने के बाद उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है जिसकी वजह से जर्मिनेशन हो पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होता है और ओवरी एक
फ्रूट में डेवलप होती है। तो ये दोनों प्रोसीजर साथ ही होता है। और जो ओवरी की वॉल्स हैं वो डेवलप होती हैं फ्रूट के वॉल में, जिनको कि हम पेरिकार्प बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं और कुछ को हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? जब जैसे कि एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैस्यू है, इसमें थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। जब ओव्यूल के अलावा, ओवरी के अलावा भी अगर कोई पार्टिसिपेट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे एप्पल में हमने देखा है यहाँ पे कि ये जो बाहर का पोर्शन है ये थैलेमस का पोर्शन है, ये एक्चुअली ओवरी का पार्ट नहीं है। ओवरी इसके अंदर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसके अंदर ये सीड है। तो इस तरह से जो ये इनका एडिबल पार्ट है जिसको कि हम खाते हैं, वो एक्चुअली ओवरी का पार्ट नहीं है, ये थैलेमस का पार्ट है। थैलेमस मतलब फ्लावर का जो बेस होता है, जिसके ऊपर स्टेमेन और सारे ऑर्गन्स लगे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके अलावा कैलिक्स करोला, उसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। तो ये थैलेमस का ही मॉडिफिकेशन है, डेवलपमेंट है, इसीलिए ऐसे फ्रूट्स को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। इसके अलावा ट्रू फ्रूट्स होते हैं जो डायरेक्टली ओवरी से डेवलप होते हैं। तो इस तरह से दो तरह के आप फ्रूट देखते हैं। कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जिनमें कि फ्रूट का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। तो ऐसे फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो इसका एक बनाना एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो पार्थिनोकार्पी जो है इंड्यूस की जाती है हार्मोन्स के यूज से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से इनमें पार्थिनोकार्पी होती है। और जब चूंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। सीड का फॉर्मेशन नहीं होता तो सीडलेस फ्रूट होते हैं। जैसा आपने बनाना देखा है, इसमें सीड्स नहीं होते हैं। तो पार्थिनोकार्पी की वजह से डेवलपमेंट होता है। एंजियोस्पर्म को क्यों बेहतर माना गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एंजियोस्पर्म में कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं। जैसे कि इनमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड नहीं होती है, बिना वाटर के होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर पे इनकी कोई भी जो है डिपेंडेंसी नहीं है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि सीड्स में बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजीज होती है फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट्स। माने एक हैबिट से दूसरे हैबिट तक पहुंचने के लिए इनके अंदर ज़्यादा एडाप्टिव चेंजेस होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसकी वजह से अगर सीड का फॉर्मेशन किसी वन एरिया में हो रहा है, एक एरिया में हो रहा है, तो वहाँ से आसानी से वो दूसरे एरिया में जा कर के नया प्लांट डेवलप कर सकता है। इस तरह से इनका जो डिस्पर्सल एरिया होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी दूर तक ये सीड जा कर के डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए एंजियोस्पर्म जो है मोस्ट ज़्यादा जो है कि डिस्पर्स, या मतलब इनका एरिया काफ़ी दूर तक होता है डेवलप होने के लिए। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा कि आपने पहले के प्लांटों में देखा था, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स में, वो कॉलोनाइज होते हैं, बिल्कुल एक ही एरिया में मोस्टली पाए जाते हैं, बहुत दूर तक नहीं मिलते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड डिस्पर्सल की टेक्निक बेहतर होने की वजह से वो दूर तक जा करके डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें सफिशिएंट फूड रिजर्व भी होता है। एंड जो इनके यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी फूड रिजर्व की वजह से जब तक सीड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होने लगती है प्लांट्स के अंदर, तब तक उनका फूड रिजर्व यूज में आता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आता है। तो इसके अलावा एक हार्ड कोट होती है सीड के चारों ओर, जो कि यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी करती है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ये है कि न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन फॉर्मेशन होता है। न्यू वेरिएशन होने की वजह से न्यू वैरायटी डेवलपमेंट भी हो सकता है, या बेटर एडाप्टिव होता है एनवायरनमेंट के लिए वो। जैसा कि आपने आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे आपकी वेरिएशन क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि सीड जो है हमारी एग्रीकल्चर की बेसिस है। तो सीड में हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। तो अगर सीड को आपको स्टोरेज करना है तो स्टोरेज होने के लिए उसमें डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी होना ज़रूरी है। इसी उसकी क्वालिटी की वजह से हम उसको
स्टोरेज कर सकते हैं। सीड नॉर्मली जो होता है वो डिहाइड्रेशन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि 10 to 15% डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। जब हमें उसको क्रॉप को रेज करना होता है तब उस सीड को हम फील्ड में डालते हैं, उसके बाद उसमें वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सीड जो है एक बहुत ही प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। बहुत सारे